Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। दानिश तैमूर के पूरे मामले पे हमारी पीएचडी को आप सबने बहुत सराहा। ईमान से पूछते हैं क्या रही फीडबैक। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जिससे हमने सारी बातों को डायसेक्ट किया, हमने एक एक बात के ऊपर से बीच में बातें निकाली। उसके अलावा जो आपने जापान वाली बात नहीं की थी कि बंदरगाह में बैठे हुए केले खा रहे होते हैं कि दानिश के शो वो देखते हैं, वो भी मैंने ये नहीं कहा था ईमान ने मुझे मिसकोट किया है। टिपिकल मीडिया के उस वक्त एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ये बात बोली थी। ये भी हो सकता है, बट लोगों ने बहुत एंजॉय बंदरों किया, को ट्रेन किया जा सकता है। लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस बात को। उसके अलावा जो एडिटिंग में था वो आई एम द बेस्ट, वो भी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। I'm the best. लोग हमारे साथ एग्री कर रहे थे। जिस तरह हसन जवाब नहीं दे पाए, अगर हमारी चीती आमना होती तो आमना देती खड़े खड़े जवाब दानिश को। तो लोगों ने पूरा दानिश वाला पॉइंट बहुत ज्यादा एंजॉय किया। उसके अलावा लोग कह रहे थे कि जो जर्निश है उन्होंने मना किया था उनकी कोई पुरानी पिक्चर या वीडियो, क्योंकि अब वो हिजाब लेती हैं, वो लगाने से। हमने कुछ भी यूज नहीं की, सारी पिक्चर्स में उनका कवर्ड ही है। एक वीडियो है, वो इंटरव्यू, वो चंक डालना था फॉर रेफरेंस, आगे पता उन्होंने बात क्या की थी, तो इसलिए वो वाली वीडियो डाली थी। उसके अलावा हम लोगों ने थंबनेल में भी कहीं पे भी अगर पिक्चर डाली है, वी मेड श्योर कि उनकी कोई नई वाली पिक्चर लगे, पुरानी वाली ना लगे। उसके अलावा लोग कह रहे हैं प्लीज फिलहाल आप शो स्किप मत किया करें। ये कमेंट पढ़ा मैंने। हाँ, मुझे अच्छा लगा, सबने लाइक भी किया हुआ था कि हम आप लोगों का वेट करते हैं। फिलहाल को एक बना दिया है, यानी कि एक बन गया ना। उन्होंने परफ्यूम जब लॉन्च किया फिलहाल, और फिर वो बच्ची भी आई थी शो पे, तो फिलहाल अभी फिलहाल तो मैं 10 दिनों के लिए आई हूँ। तो फिर उनका एक इंटरेक्शन था, वर्ड को वापस उन्होंने कहीं ना वो रेड कार्पेट पे खड़े हुए थे। हाँ, तो उसने कहा दान फिर फिलहाल आप जरा इधर आते हैं। अरे भाई फिलहाल इधर देखेंगे आप। हाँ, फिर दानिश ने गुस्सा किया इस मस्ती बात भी पे। की, मस्ती में। उन्होंने कहा फिलहाल बता दो मुझे, साइड पे आ जरा कोने में बता दो मुझे। साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा मोमेंट जो आप शर्ट खींचते हैं, लोग बहुत तंग आ चुके हैं, कह रहे हैं बस कर दे अपनी शर्ट खींचना, हम बहुत इरिटेट होते हैं। और ईमान को ये तो पुरानी बात है भाई, ईमान को प्लीज इंटरप्ट मत किया करें, ये ये भी लोगों ने कहा है। ईमान को काटता हूँ, वैसे हम दोनों एक दूसरे को काटते हैं, बट कभी कभी मोमेंट ज्यादा हाइपर होता है। जैसे मुझे लग रहा है आज मोमेंट पॉइंट्स को लेके मोमेंट आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं, उनके पास बहुत ही थॉट्स हैं। तो इसी के साथ शो को सब्सक्राइब घंटी बजा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सकें। तो शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रजब भट्ट के बारे में, जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ हफ्तों से हमारे शो में आ रहे हैं और छा रहे हैं। और आज वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तन मन नील ड्रामा खत्म हुआ है, उसमें एक मैसेज दिया गया जो सबने बड़ा पसंद किया। और कहीं कि उसके फौरन बाद ये रजब भट्ट वाला पूरा मामला जो आपको हम इन डिटेल बताएंगे। सेक्शन 295 वो पाकिस्तान से फरार हो गए, क्या हुआ, सारा मामला क्या है, सारा माजरा क्या है, सारी बात आपको हम लोग बताएंगे इन डिटेल। लेकिन मैं चाहता हूँ बात को स्टार्ट से स्टार्ट करें, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत। जी हाँ, बात करना चाह रहा हूँ मैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में, जो बहुत एक मशहूर एक पर्सनालिटी है। उनके बहुत से फैंस हैं, लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। उनका म्यूजिक जो है वो अभी भी जिंदा है, और लोग उनको भरपूर अंदाज में प्यार करते हैं। अब इनका जिक्र यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि आगे जो बड़ी कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं इनसे लिंक्ड है। अभी आगे मैं इलैबोरेट करता हूँ। अब सिद्धू मूसेवाला जो है, उनके जो गाने हैं बड़े, उनका एक यूनिक स्टाइल रहा है, जिस तरह उनका म्यूजिक रहा है, जो उनके लिरिक्स रहे हैं, और उन्हें माशरे की प्रॉब्लम्स को उन्होंने हमेशा हाईलाइट किया है। मतलब वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो कहीं ना कहीं एक जनरेशन की आवाज है कि पंजाब के जो मसले मसाइल हैं, जो ड्रग कल्चर है, और कहीं ना कहीं जो यूथ उनका छोड़ के जा रहा है, फार्मिंग से लोग हट रहे हैं, उन्हें बहुत सी बातों को अपने गानों में, बहुत सी चीजों को एड्रेस करते रहते हैं अपने गानों के, ड्रग्स का क्या इम्पैक्ट है, और बहुत सी इस तरह की बातें। और इनका एक गाना था 295, जहां उन्होंने बात की सेक्शन 295 के बारे में। अब इंडिया और पाकिस्तान अगेन दोनों के अगर रूट्स ट्रेस करें तो वो ब्रिटिश जो एक एक लॉ है, तो वहां से सेक्शन 295 निकला है, जो इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। पहले तो एक ही थे ना। तो जो 1860 का इंडियन पीनल कोड था, उसमें सेक्शन था 295, बेसिकली था कि डिफरेंट मजहब के लोग हैं तो कहीं ना कहीं में एक पीस रहे। तो 1947 के बाद इंडिया में भी है सेक्शन 295 और 295A, पाकिस्तान में 295, 295A, जिसके साथ 295B और C। बी है कुरान पाक के लिए कि कुरान पाक को कोई डैमेज करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, और 295C जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वहां पे कोई कहते हैं ना गुस्ताखी रसूल, तो ही रिसालत, उसलिए वो 295C है। इंडिया में लेकिन है 295 और 295A। अब इन्होंने अपने गाने में बात की भाई कि जो बंदा इंडिया में बहुत ज्यादा आवाज उठाता है या सच की बात करता है,
उसके खिलाफ मसले होते हैं। सच बोलेगा ता मिलू 295। और क्योंकि इनके अपने गाने में हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है, बात की, तो ये कहीं अपने आप को भी बता रहे थे कि मुझ पे भी मुसीबत मर्दा ते पैंदी रहती है, मुसीबत ता मर्दां ते पैंदी रहिंदी है। जो कहीं ना कहीं हम लोग अक्सर हम इसको दूसरे में नोट करते हैं कि लड़कों ने इसको बना दिया वो गुंडा वाले एंगल में कि वो हम लोग प्रमोट करेंगे खराब चीजें कि मुसीबतें तो बढ़ती रहती हैं, बट उनके कभी कभी गानों में अच्छी चीजें भी होती है, कभी कभी थोड़ी उस तरह की अच्छा, चीजें सिद्धू भी मूसेवाला होती थी। बहुत एक पोलराइजिंग फिगर भी हैं, बिकॉज एक तरफ देखा जाए, जिस तरह मैंने बात की कि वो एक जनरेशन की आवाज़ है, उन्होंने बहुत से मैसेज अपने गानों के थ्रू बहुत से इश्यूज को उन्होंने उठाया, बात की किया। और खुल के बात की, धड़ल्ले से बात की। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक वायलेंस को प्रमोट किया, गन कल्चर को, एक गुंडागर्दी, एक रिबेलियस जो एटीट्यूड है, तो उसको उन्होंने बड़ा ग्लोरीफाई किया। तो ये दोनों साइडों को, दोनों है कि अच्छी बुरी दोनों चीजें हैं कि हाँ। लेकिन एट इट्स कोर वो एक ऐसे इंसान जिन्होंने पंजाब के पूरे कल्चर को डॉक्यूमेंट किया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गाने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, बहुत सी बातें की जहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अटेंशन भी अट्रैक्ट कुछ की। चीजें सही होती थी, कुछ चीजें मिस इंटरप्रेट की जाती थी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत से कंट्रोवर्सीज भी बीच बीच में पड़ती रहती थी। कुछ सही होती थी, कुछ एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज जान के करी होती थी, तो वो एग्जैक्टली है। अब आते हैं भाई रजब भट्ट से क्या है लिंक इस सारी सिद्धू बात मूसेवाला का। सो बेसिकली भाई सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई, उन्हें असैसिनेट किया गया, उसके बाद वो पहले भी बड़े मशहूर थे, वो एक लेजेंड बन गए, एक आइकन बन गए और लोग उनको आज भी जिंदा रखा हुआ है। अब रजब भट्ट जो कि एक पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, एक यूट्यूबर हैं, वो सिद्धू मूसेवाला के बहुत बड़े फैन हैं। और ये बात तो अक्सर हमें व्लॉग्स में भी कहते हैं कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ करीदा। उनकी शर्ट पहनी होती है जसवीर के साथ, फिर कभी पिक्चर पीछे घर में लगी होती है, टीवी पे भी किस्सेस कर रहे होते हैं लगा के, तो बहुत ज्यादा है उनके। और बहुत दफा उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि वो बहुत उन्हें पसंद करते हैं, बड़ा प्यार करते उस्ताद हैं, मानते हैं उनको बिल्कुल अपना। उस्ताद मानते हैं। मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी। अच्छा, मेरा इस पूरी बात है, मेरा एक ओपिनियन है जो मैंने पूरा इस चीज को जो समझा है। अभी आपको याद होगा हमने 2-3 हफ्ते पहले बात की थी व्लॉगर्स वाली, जहां मैंने कहा था इट्स अ क्लास इशू। तो यहाँ मेरा भी आज मेरा एक आइडिया है इस पूरी चीज को लेके, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मेन बात तरफ ही आ रहे हैं, हम अभी बिल्ड कर रहे हैं हाँ, उस पूरी चीज को। मुझे ऐसा लगता है कि रजब ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अपनी एक इमेज बनाई है, अपना एक ब्रांड बनाया जहां वो बड़ा अलाइन कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ, कि उनकी जो एक इमेज थी, बड़े बड़े बेलिस से हैं, मैं भी उस तरह का इंसान हूं, और कहीं ना कहीं अपना एक लार्जर देन लाइफ एक इमेज बनाई है। जबकि रजब का कुछ भी इस तरह की सिमिलैरिटी नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज का दिया कि सिद्धू मूसेवाला के बहुत ज्यादा फैंस हैं, उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है, मतलब उन्हें दुनिया भर में लोग प्यार बहुत करते हैं, प्यार पसंद करते हैं। जाने के बाद और ज्यादा उनके गाने भी हर चीज को कर रहे होते हैं। असैसिनेशन के बाद उन्होंने इस चीज का बिल्कुल। भी करते करते कि चलो सेंटिमेंट्स भी emotional, हाँ। अटैच्ड हैं, इमोशंस वगैरह हैं, तो साथ उनके जुड़ जाऊं। और उनकी बहुत एक कल्ट फैन फॉलोइंग है। अक्सर ये बात आपने भी सुनी होगी कि रजब भट्ट को कहा जाता है बहुत से यंग बच्चे फॉलो करते हैं, सिद्धू मूसेवाला के बहुत से यंग बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, तो बहुत से यहाँ पे आप पैरेलल्स देख सकते हैं। अब मैं कुछ और पैरेलल्स की बात करना चाहूंगा जो इन दोनों के बीच में कहीं ड्रॉ हो सकते हैं। क्या वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्या ड्रॉ करवाए जा रहे हैं, ये बात हम यहाँ पे करवाए करेंगे। जा रहे हैं। सो जो है सिद्धू मूसेवाला बहुत एक, हमने बात भी की, बहुत एक फेयरलेस, एक बहुत ही अनअपोलोजेटिक, जो मैंने बोल दिया बड़े दबंग इंसान है। और रजब भट्ट ने वही इमेज कहने की बनाई है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बोलते रहो मुसीबतें मर्दां ते पैंदी रहंदी है, मुसीबत ता मर्दां ते पैंदी रहिंदी है। मतलब ये गाना, मुझे लाइन हमेशा बहुत फनी लगती है, जबकि उनके जो मसले थे वो बड़े थे हाँ, एक्चुअल वो पॉलिटिक्स वाले एंगल में हर चीज वो बड़ा लार्जर। उनको टारगेट किया जाता था सच बोलने के लिए, अथॉरिटीज बहुत outspoken थे। वो बहुत सारे मसलों को बढ़ चढ़ के आवाज उठाते और सारे बोल्ड मसलों थे खुल के बात काफी। करते थे। जबकि रजब भट्ट भी ये बात कहते हैं कि मेरे खिलाफ भी अथॉरिटीज हैं, मेरे साथ भी ज्यादती होती है, मेरे पीछे बड़े हैं, कि जिसके साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है वो भी वीडियो मेरे खिलाफ लगा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। जबकि रजब भट्ट के केस से मुझे कहीं लगता है इट्स अ कैच 22 सिचुएशन कि आपके खिलाफ अथॉरिटी है क्योंकि आपने किया है, वो कहते हैं मैंने किया क्योंकि अथॉरिटी मेरे खिलाफ है। तो एक ना एक सर्कल चलता रहता जब ये है। खुद हरकतें करते रहते हैं इस तरह की जिसकी वजह से आते हैं, वहां पर तो प्रॉपर एक थॉट्स आते थे, थॉट्स के पीछे लोग खिलाफ हो रहे थे। तो और वही बात है जिस उनकी डेथ के बाद कहीं ना कहीं उनको एक आइडल बन के वो अमर हो गए, तो उसी इमोशनल कहीं ना कहीं उसी एम्पैथी वाली चीज को लेकर रजब भट्ट भी साथ चलते हैं। जबकि ये कंपैरिजन मेरे नजर में इतना फेयर नहीं है। सिद्धू एक आर्टिस्ट थे, वो एक कल्चरल आइकन और थे, उनके आर्ट की वजह से उनको लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। रजब कहीं ना कहीं रजब इज अ व्लॉगर जो बेसिकली व्लॉग्स बनाते हैं, जो मस्तियां करते हैं वगैरह। उनके गानों में एक मैसेज था, एक स्ट्रगल थी, वो बात करते थे
क्या हो रहा है माशरे में, जिसके खिलाफ सोसाइटी के उनके ये बात तो आप सब जानते हैं कि जो बंदा बहुत सच बोलता है उसके खिलाफ आवाजें उठती हैं। जबकि रजब भट्ट के केस में उनके इस तरह का मैसेज वगैरह नहीं है, वो ज्यादातर नहीं ना रजब कोई दे सच के साथ मस्तियां वगैरह हो रही होती हैं, स्टंट्स हो रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, हाँ ना सच के साथ प्रैंक्स मतलब कर रहे कुछ होते हैं, भी। ये कर रहे होते हैं, केस वाली कंट्रोवर्सी केस उन्होंने बना दिया जी, ये कर दिया, मैच हो गया जी अनस अली के साथ, इस तरह की बातें आ रही होती हैं। और वही बात है कि उनके प्रॉपर थ्रेट्स थे, उन पे मर्डर हो गए, जबकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थ्रेट्स खुद ही पता बनाए जाते हैं, एज इनके बात को बहुत ज्यादा उछाला जाता है कि वही केस लग गया, खुद भी वीडियो बना लेंगे, खुद भी उसको एड्रेस कर लेंगे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं कंटेंट चाहिए होता है, तो वो हमेशा तैयार होती हैं, कोई केस आए कुछ है ताकि मैं खुद रले से कि मुसीबत हाँ। मर्दां ते पैंदी रहती है। लेकिन एक बात है कि दोनों को आप लेबल कहने की कर सकते हो कि यूथ के लिए एक थोड़ा एक बुरा इन्फ्लुएंस थे, बिकॉज उनके गाने में भी अक्सर दिखा गया है, बहुत ज्यादा गन्स को प्रमोट किया गया, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, और रजब भी इस चीज को आगे लेके चलते हैं। मेरा इस चीज पे है कि हाँ रजब भट्ट सिद्धू को बहुत पसंद करते होंगे, बहुत एडमायर करते होंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वो उनको लेवरेज कर रहे हैं उनके फैंस को अपनी तरफ थोड़ा करने के लिए ना, कि इंडिया जब भी किसी के साथ जुड़ जाए ना, इंडियन फैंस, क्योंकि उनकी ज्यादा ऑब्वियसली आबादी है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा आपको एक बूस्ट मिलता है व्यूज में, सब्सक्राइबर्स में, इंडिया इज फॉलोअर्स अ में। बिग मार्केट, और ऑब्वियसली उनका नंबर बहुत ज्यादा है और ये एक फर्क पड़ता है। हम ड्रामे में अक्सर बात करते हैं, अम्मा बोलती है कि भाई जब वो इंडिया की ऑडियंस साथ जुड़ती है तो वो बड़ा एक पुश मिलता है ड्रामे को, तो ऑब्वियस सी बात है हमसफर लाइक बहुत से ड्रामे जिसमें इंडिया भी साथ हो गया हो, तो फिर कहीं ना कहीं और व्यूज आते हैं। अच्छा भाई, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, एग्जैक्टली क्या हुआ मसला, 295 कंट्रोवर्सी क्या बनी, और इसमें बहुत से पहलू हैं। तो आप सबको याद होगा रजब भट्ट पे एक केस, तो बहुत से केस हुए इन पे, एक केस इन पे हुआ था कि इन्होंने नमाज पढ़े थे, इन्होंने कि व्लॉग एक फनी स्किट टाइप बनाई थी, ये सबा जान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस पे लोग बड़े अपसेट हुए थे, और इन पे एक केस होता जो उसके अलावा बहुत से केसेस इन पे हो चुके हैं। वो बड़े खुशी से बताते हैं, हाँ। मैं तो 9वीं क्लास में था तब से मेरे ऊपर पर्चे हो रहे हैं। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। वो तो इतने खुश हैं इस चीज पे लेके, जो कि अच्छी चीज नहीं जब वो प्रमोट करने के जेल लिए। भी गए थे, फैशन वीक हम लोग गए थे, वहां पे वो इंटरव्यू आया था जहां उन्होंने कहा था कि जेल ते की होता जानते रहते ने वगैरह वगैरह। जेल जुल जाना बंदों के लिए अच्छी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं जेल बड़ा जाने को। ओन किया अपने इसी ओन नहीं, सॉरी ओन मैंने गलत लफ्ज बोला है, बहुत ज्यादा ग्लैमराइज ग्लैमराइज किया कि कहीं ना कहीं जेल में जाओ, मर्द होते ही जो जेल में जाते हैं, वरना जो जेल में नहीं जा रहा वो मर्द नहीं है। खैर है जी, बंदियां से ही बनिया ना, केड़ा जनानियां से बनी, कोई गल नहीं। अभी बल्कि अभी पता नहीं क्या हुआ था, जब वो शेर वाला भी केस हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था क्या हो गया है कि ऐसे ये वीडियोस लगाते हैं प्रॉपर, जब जा रहे होते हैं, कोई पकड़ रहा होता है, सारे आदमी आते पीछे गाना लगा के मुसीबत आते हैं। अभी लास्ट वीडियो मुझे याद है, हाँ इस तरह हुआ कोर्ट में इस था, तरह की, और फिर ऐसे वीडियो होती है स्लो मोशन से, ऐसे चल रहे होते हैं स्टाइल में, ताकि सारे बच्चे कहेंगे कि भाई हमने भी एक दफा जाना है वहां पर, ये स्वैग चाहने के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं वीडियो कैसे बननी है स्लो मोशन, अब सड़क को तो नहीं ना बनाओगे, अब कोर्ट में जाके बननी है, तो ये क्या हरकतें हैं। तो रजब भट्ट पे केसेस पहले लग चुके हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का इल्म है कि इस तरह केसेस के क्या होता है। और अरे जब फर्स्ट टाइम केस हुआ ना, चलो ठीक है आपको नहीं पता होता, आपने टिकटॉक बनाया मजाक में, लेकिन मुझे वहां पर भी अम्मी भी उनकी साथ ही, अम्मी कहती कि अच्छा ये चीज़ नहीं है वीडियो बनाने वाली, बट खैर उन्होंने मिलकर एक वीडियो बना ली, अपने माइंड में उनको फनी लगा, एक दफा हो गया, बट ये बार बार इस तरह की चीजें होती रही उनके साथ। हुआ कुछ हुआ कि एक के बाद एक लड़ी बनी, दो बातें हैं जो बिल्कुल आसपास हुई हैं। अब एग्जैक्ट डेट्स में उनकी नहीं कर सका वेरीफाई कि कौन पहले हुई है, बट बिल्कुल साथ साथ ही हुई हैं। हुआ कुछ यूं कि इनका एक दोस्तों का टोला है, जिसमें ये खुद है, एक मान डोगर है, एक हैदर है, एक ग्रुप होता है, और ये मस्ती कर रहे होते हैं। अब ऑब्वियस बात है, मस्ती जब हम लोग भी करते हैं, आप सब भी करते हैं, तो हम सब लोग बहुत सी बातें बोलते हैं जो शायद बड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती हैं, बट हम आपस में बोल रहे होते हैं, बंद खिड़कियों के पीछे आपस में जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं, और हमें पता होता है ये बातें जो हैं ये आप ऑन कैमरा पब्लिक लोगों के सामने नहीं करते। अब इनके केस में होता है कुछ नहीं, क्योंकि एक कैमरा है, एक व्लॉग है, तो वो बहुत बातें निकल आती हैं कैमरा पे, और ये लोग रोज वीडियोस बना रहे थे, तो एडिटिंग में भी इनको दिमाग नहीं चलता कि हम इसको काट लें। तो उस तरह ने एक बात बोल जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत हर्ट की, वो बड़े अपसेट हुए, नहीं पता रोजे के कहंदा भाई ऐसी सही होने बड़े ऑफेंड हुए, और बकायदा तौर पे उन्होंने सबने मिलके इनसे माफी भी ली। मान डोगर ने माफी मांगी, रजत ने माफी मांगी, हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को कुछ भी हर्ट करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आप लोगों ने माइंड कर लिया, मैं मादर कर लेता हूँ, मादर करना। और बड़े अपसेट हुए इस बात पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, इन्होंने माफी मांगी, अपनी गलती का इतराफ किया। क्रिश्चियन भाई मसीह भाई की दिलदारी हुई है, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, और वो बात खत्म होगी। उसके साथ ही
एक वीडियो आती है जहां पे रजब बट अपना परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा बात है, दोनों वीडियोस अब उनके व्लॉग्स में नहीं है। मान वाली भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को उन्होंने एक मजाक छूटा किया, और ये परफ्यूम वाली भी बट आपको मिल जाएगी, लोगों ने हम यहाँ पे लगाई है। अटैच करेंगे। हाँ। अब जिनकी परफ्यूम लॉन्च वाली वीडियो, वहां पे ये बोल रहे हैं कि भी मेरा परफ्यूम लॉन्च हो रहा है 295 क्योंकि मुझ पे लगी थी दफा, मेरे उस्ताद पे भी वो दफा लगी थी, मेरे पे भी वो दफा लगी। और वो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा चिकी हो रहे हैं, कि वो थोड़ा इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। वो उस चीज की वो सीरियसनेस को समझ ही नहीं रही कि कितनी बड़ी एक चीज हुई थी। और मुझे इससे ये हो रहा था कि जब अगर पहली वाली भी माफी मांगी थी, जो नमाज वाली चीज पे, वो भी आप बहुत चिल होके अब ले रहे हो, क्या मैंने कोई नमाज की बेहुरमती की है, किसी की दिलजारी वाकई में की है या नहीं? क्योंकि आप उसको एक मजाक के तौर पे ले रहे हो कि भाई अब ये वाली वीडियो बेशक मान डोगर क्रिश्चियन वाले की बात हुई है या पहले हुई है, ये वो नमाज वाली बात हो चुकी थी, वो लास्ट की बात थी। जिसपे तो प्रॉपर एक केस हुआ था आपके ऊपर, जिसपे आपको एक पूरा कुछ एक्शन लिया जा अच्छा, सकता यहाँ पे थोड़ा था। सेक्शन का थोड़ा सा बता दूं मैं, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली 4 है सेक्शन 295, 295A, 295B और 295C। जो 295 है वो है बेसिकली डैमेजिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप और अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट टू इंसल्ट अ रिलीजन, ठीक है, जो इंडिया में भी है, जो पाकिस्तान में भी है, ठीक है। 295A है डिलिबरेटली इंसल्टिंग रिलीजियस बिलीव्स थ्रू स्पीच, राइटिंग और पिक्चर्स। ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। सजा का फर्क है, इंडिया में 3 साल तक सजा है, पाकिस्तान में 10 साल तक सजा है। अब जो 295B और C वो इंडिया में नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान में है। B है कुरान पाक की कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या डैमेज कर रहे हो, उसके लिए लाइफ जेल, उम्र कैद। और 295C है यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स नाउजुबिल्लाह अगेंस्ट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका है डेथ पेनल्टी, ठीक है। अब इनके केस में इन पे 295 लगी है या 295A लगी है, पहले एक लग चुकी थी, ठीक है, जो इन्होंने खुद बोला है अपने वीडियो में कि मुझ पे लग चुकी दफा है, और इन्होंने एक्साइटमेंट में आके पता नहीं ऐसा क्यों बोला कि मुझे 295C भी लग चुकी है। मेरे सर पे 2 है, 295A, 295C। ए भी C लगी, नहीं सी लगी। भी, हाँ नहीं लगी थी। और जब खुद भी आपको कंफर्म नहीं बताया, केस वाली चीज आप नंबर्स बोल ही क्यों रहे हो? अगर आप अपना परफ्यूम लॉन्च करे उस नंबर की बेसिस पे, आपको इतना भी आइडिया नहीं कि क्या है क्या। और 295C बासुमी लॉ है, जो बहुत एक सीरियस Serious बात है, बात है। और वो उसको मस्ती में बोला कि इनमें A भी लगी, C भी लगी। ए सी वाली चीज के अलावा 295 एक एज हाँ। वो पूरा लॉ ही बहुत सीरियस लॉ है, आप इतना मजाक उसका उड़ा रहे हो। जब मुझे इस बात का फर्स्ट टाइम पता चला ना 2-3 दिन पहले, तो मुझे लगा ये बेचारे को क्या पता होगा कि 295 एक नंबर दिमाग में सोचा होगा कि पहले मुझे लगा, मैंने कहा सीधू मूसेवाला के फैन है उनका, उसने भी तो गाने बनाया था 295, मैं भी 295 करता हूँ। बट आपको तो केस होता, आप बोल रहे हो कि मैंने केस के ऊपर बनाया परफ्यूम को। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 295 ही है। वो own करें इस चीज को। मुझे एग्जैक्टली सेक्शंस का इतनी डिटेल में नहीं पता, मैंने भी स्टडी किया है हाँ, मैंने भी कि A में क्या होता है, B में क्या होता है। मुझे पता है ब्लास्फेमी लॉ होता है, मुझे उसका सेक्शन नंबर नहीं पता था, तो मुझे लगा इनको भी नहीं पता होगा, इन्होंने 295 अपना गाना। फिर मैंने जब रिसर्च की पता लगा जो गाना था वो बना इस चीज के ऊपर था। मुझे खुद में इतना ज्यादा नहीं फॉलो किया था, मुझे लगता है 295 का मैं फैन हूं सिद्धू मूसेवाला एक नंबर का, है, हाँ। तो मैं उनके नंबर, क्योंकि लोग टैटूज भी बना लेते हाँ। 295 की, मैंने उसकी चीज के ऊपर बना लिया है। तो फिर मैंने उनका अपना गाना भी इंडियन पीनल कोड 295 पे था सेक्शन पे, तो इन्होंने भी उस चीज को लेके, और आपको पता है कि आप पे भी लग चुका है सेक्शन 295, और तो आप फिर इतने आप डिलूजनल हो चुके हो उन चीज के अंदर रह के कि आप इसको बड़े ओन करते हुए बता रहे हो कि हाँ भी मेरे पे केसेस हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ। और उसके बाद जब ये वीडियो सामने आई तो ऑब्वियस बात है, आहिस्ता आहिस्ता वीडियो फैली आग की तरह, और फिर बात ने बड़ा एक डार्क और बड़ा एक सीरियस टर्न लिया। अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस सब कुछ हमने बोला, सारी बात हमने आपके सामने रखी, हमने क्रिटिसाइज भी किया, बट एक बात है कि इस पूरे मामले में रजब भट्ट ने कहीं भी गुस्ताखे रसूल या उन्हें इस तरह की कोई हरकत नहीं की। उन्हें ना अनजाने में, बेशक आप कह लें शोखी में कह लें, एक चबल मार दी, लिफ्टेबन में उन्होंने एक चबल मार दी है, हाँ। लेकिन उस चबल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा लोग जज्बाती हो रहे हैं, हाँ, और कहीं न कहीं अभी वही तन मन नीलोनी ड्रामा अभी गुजरा है, जिसमें ये मैसेज दिया गया था कि हम सबको चाहिए कि इस तरह का जब कोई केस हो हम उसको देखें प्रॉपर आराम हुआ से क्या है। करें, हाँ। उसके बाद जो भी डिसीजन लॉ लेते हैं उसके ऊपर होना चाहिए। बट ये जो मॉब मेंटालिटी है ना कि हाँ। सारे इकट्ठे मिलके हम घर से उठा के खींच के ले आएंगे, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। हम कुछ भी इस तरह का करेंगे, वो वाली ये चीज गलत नहीं है। होनी चाहिए। अच्छा, मैंने लॉ एक इंस्टाग्राम पे स्टेटस भी कल लगाया था, वो इसी बारे में था, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, कि रजब भट्ट इतनी बारी बात बोली मुझ पे केस होगा, मुझ पे केस हो गया, कि अब जब असल में एक प्रॉपर चीज हुई है, जो हमने शो भी आज खास तौर में इसलिए किया है कि ये बात मैं चाहता हूं लोगों तक पहुंचे कि उन्होंने चबलें बेशक मारी हैं, पर उन चबलों में उनकी इंटेंशन नाउजुबिल्लाह ये नहीं थी। हाँ। और जो बात उन्होंने खुद भी मानी है, उन्होंने पहले कुरान पाक पे हाथ रख के अपनी वीडियो बनाई, मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, जहां पर उन्होंने माफी मांगी है। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ। उसके बाद ये उम्रा करने गए, वहां पे उन्होंने खाना काबा के आगे खड़े होकर भी माफी मांगी है सबसे। मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। और ये इतनी दफ़ा हो चुका है ना कि अब 3-4 दफ़ा वाले केसेस हुए हैं, सब में आप इस तरह सॉरी करते, तो अब इतनी बड़ी इंटेंसिटी की बात थी, तो मुझे लगा उनकी जो टोन थी, जिस तरह थी, बहुत मुझे थोड़ा नॉर्मल, क्योंकि पीछे इतना कुछ हो रहा है, सारे लोग कह रहे हैं अब टीएलपी वालों ने भी कहा कि सेक्शन 295A और C लगाई जाए, पता ही नहीं है कि उसने कानून मूसा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छेड़खानी की है। और हेट स्पीच सेक्शन 11 पी का जो 2016 की एक्ट है कि वो इस पे ये लगाना चाह रहे हैं। दूसरी अब यार यहाँ पर होगी तो हम यहाँ से जाएंगे। बात इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, उनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा। इवन जो दूसरी भी एक बात है, वहां पर जाकर एक वो अभी उस पे कंट्रोवर्सी करते बनी हैं। है, तो वो अपने चिल घूम रहे हैं, उनको वो नहीं हिट हो रहा कि आई क्या थिंक इट्स हाई टाइम फॉर रजब बट टू अंडरस्टैंड कि आप एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, आप कहीं ना कहीं यू थ्राइव ऑन दिस क्रिएटिंग केओस एंड कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट है, एक बज मच रही है, खबरें आ रही हैं, आफ्टर पॉइंट इट गेट्स स्केरी। अरे वो इतनी ज्यादा कर चुके हैं, उनको पता नहीं फील नहीं हो रहा, बट कि अब बहुत जो उम्रा करने भी ये लोग गए वहाँ पे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ही गए वहाँ पे, अब वहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी ये बनी, अब आप इतने सब के बीच में वहाँ पे उम्रा करने गए हैं, आई वुड अज्यूम कि आपका दिमाग नम होगा कि हुआ क्या, ये एक वक्त है बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी पूरी जर्नी को, आगे जिंदगी को सोचने का कि भी हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या करना है, टू हिट द रीसेट बटन कि आप काबा, मतलब ये मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ है, मैं तो उम्रा करने नहीं किया, कि वहां पे जाके जब आप काबा को देखते हो, इतने लोगों को देखते हो, आप इतने वर्शिप वहां करते पे, हुए आपको बहुत फील होता है कि यू नीड टू चेंज समथिंग इन यू। और आप गए भी किस वक्त में हो, और उस वक्त वहां पे एक वीडियो सामने ये लोग व्हीलचेयर बैठ के जा रहे हैं, पूरी इनकी दोस्तों की टोली जो है, जो वहाँ पे लोग उस पर बड़े अपसेट हुए हैं, बिकॉज बेसिकली वो उन्होंने इसलिए लेकर आए व्हीलचेयर ताकि जो लोग बूढ़े हैं, डिसेबल्ड हैं, नहीं उनको, चल सक रहे हैं, कुछ इस तरह लेकिन का कुछ issue लोग है। मैंने देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपने कहीं इसको एक पावर का नुमाइश भी है कि हम लोग पैसे देके ये कर रहे हैं, जब पे अब मुझे पता है इस पे रिलीजियस एग्जैक्टली क्या रूलिंग है, बट मेरे मुताबिक अगर आप जवान हो, आप चल सकते हो, तो आई डोंट थिंक आपको उम्रा इस तरह करना चाहिए। तो इनके वीडियो इस तरह की एक सब व्हीलचेयर पे हैं, और एक बंदा कह वीडियो ना बना बीच में, उसके बाद रजब में आज एक और वीडियो अपलोड किया जहाँ प्रॉपर वो देख रहे हैं वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, और कहीं ना रजब पता नहीं कहीं क्यों उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनकी वीडियो भी है बीच में। रजब को कहीं ना कहीं एक चस्का लग गया है कि लाइमलाइट में आने का, कि कहीं ना कहीं बस मेरे बारे में बात होती रहो, अच्छी हो बुरी हो जो भी, वो इस चीज़ की इंटेंसिटी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि आपकी पुरानी अपॉलॉजीज भी एक्चुअली हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी भी तो चलो माफी का सर, माफी के सर तब होता है अगर आप उस पर एक्ट करें, क्योंकि मुझे होता है सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, कभी मेरी दोस्तों में भी लड़ाई हो, कुछ भी हो ना, सॉरी का फायदा नहीं है, एक्शन। अगर आप उस चीज को चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हर दफा कर करके सॉरी बोली जाओ तो क्या फायदा। रजब की वीडियो से एक और बात दिमाग में आई, हम सब ने बड़ा मजाक उड़ा था मीरा जी का, कहती वो उम्रा करने गई थी, पता नहीं वो नमाज पढ़ते हुए की वीडियो वो थी, ऐसे वीडियो बना रही थी, तो उसमें और इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा। अब मुझे लग रहा है हर कोई ये करने लगा कि वहां पे बात करते हुए वीडियो बना रहे थे, दुआ करते हुए वीडियो बना रहे थे। प्रॉपर आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, बल्कि आपको आते मैं दिखा देता हूं, मैं मुझे लग रहा है मैंने देखी है सारे, अपनी उसके बाद अभी एक और आई है ये वीडियो वाली, मैंने देखी भी है। तो वही ना, इसमें प्रॉपर एंगल्स हैं और एक रील है, और पता नहीं मुझे खुद समझ नहीं लगता, पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब भी आप थोड़े फेमस हो जाते हो ना, फिर आप थोड़े बौखला जाते हो उस फेम के, ये मैंने बहुत दफा ऑब्जर्व किया, बात सेलिब्रिटीज में भी हैंडल नहीं कर पा रहे फेम को, पता नहीं अजीब स्टुपिडिटी की तरफ चले गए हैं, क्या लगाना है, हर चीज़ अब एक लाइन नहीं रही, ब्लर हो गई है सारी लाइंस, जो भी दिखाना है दिल कर है बस करी जा रहे हैं, और से और से और से और, भूख नहीं मिट रही। टू सम इट ऑल अप, आई थिंक जैसा भी बोला हमने रजब भट्ट को, आई थिंक इट्स हाई टाइम ही सिट्स, एक तो व्लॉग से पॉज लगे, because डेली व्लॉग जो लगना बड़ा वो एक मुश्किल, You need to think before speaking in front of a camera, जो हमेशा आपके लिए वो वीडियो रहेगी, हजारों करोड़ों लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, आप बिल्कुल भी केपेबल नहीं है, सॉरी टू से, आप केपेबल नहीं है कि आप वीडियोस बना सके रोज, आपके थॉट्स बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं, आपको अपनी वीडियोस पे पॉज करना चाहिए। और वो ना कहने की एक डाउन साइड है कि आप डेली व्लॉग्स बना रहे हैं, बड़ी मस्ती कर रहे हैं, फैंस व्यूज पैसा आ रहा है, उसका डाउन साइड है कि आप जो बातें सब कह रहे हैं, एक दे विल स्टे ऑन द इंटरनेट फॉर एवर, एंड कहीं की बहुत ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सी बातें जो बहुत लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और जो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वो जो पैसे की नुमाइश की बात हो या फेक प्रैंक्स हो, या कहीं की एक अजीब सी गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि एक एक्सटेंट तक ठीक है, आप जितने अगर इतने जैसे उनके फॉलोअर्स भी हैं, उनको मानना तो पड़ेगा कि उनकी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आपको अच्छी चीज प्रमोट करनी चाहिए। मैं अभी बात जो कहना चाहता, आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर हिम टू पॉज, बिकॉज़ डेली व्लॉग्स आना इट इज वेरी डिफिकल्ट आल्सो, कि 30 से इसमें अगर डेली कंटेंट निकालना, पूरा एक साइकिल के भी कंटेंट आप बैठें, आप देखें कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अपनी इंटरव्यूज वगैरह में मानते हैं कि मुझे बहुत जरा जिंदगी बेचैन सी लगती है, मैं चाहता हूँ सुकून करूँ, मैं एक पॉइंट के बाद बंद करना चाहता हूँ, कुछ देर के लिए यहाँ से ब्रेक ले लेनी चाहिए, नो मोर व्लॉग्स,
for some time. आगे मौका सुकून करने का, बैठ जाएं बस, सब आप बहुत हो गया है, सही से आप वहां पर गए Rethink करें हैं, exactly अपनी अपने दिल strategy में भी को, माफी हाँ। मांगे, सबसे भी माफी मांगे और कहें अब मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद साल बाद जब भी आपको आना है फिर उसके बाद आए, अभी थोड़ी देर के लिए सुकून करें। और वही बात फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो नैरेटिव है सारा, जो सिद्धू मूसेवाला से हमने लिंक किया कि उनकी एक रिबेलियस इमेज को लेके चलना, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत जैसे वो मूवी नहीं थी रंग दे बसंती, हाँ, वो लोग इतना ज्यादा इंटेंसली उसके अंदर घुस जाते हैं, उनको लगने लग जाता है वो very good वही है। example, very तो good जब को example, लगने हाँ। लगे कि वो सिद्धू मूसेवाला है कि अगर कुछ भी होगा भाई, अगर मुझे कुछ करना भी चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं वही हूँ, मैं Great तैयार example। हूँ, तो ये नहीं मतलब होना मैं एग्जाम्पल चाहिए। सोच रहा था, मैंने ऐसे कोई फिल्म है जहाँ पे जैसे फैन थे शाहरुख खान की, वो तो फैन था ना, तो ऐसी चीज बंदा फैन एक बंदे का वो कहीं ना आप कहीं वो अपना कर करके एक वो लाइन वो ब्लर हो लाइन जाए, ब्लर हो हाँ। गया, तो उनका कहीं ना कहीं अपने माइंड में वो उस इंटेंसिटी पे पहुंच क्योंकि गए वो हैं। परफ्यूम वाली वीडियो मैंने अभी दोबारा देखी ना बिल्कुल शो से पहले, तो फिर मैं देखा था कि मतलब उसमें कितनी एक्साइटमेंट थी, पता नहीं 295 ए 295 सी लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। for some reason कि मेरे गुरु पे भी लगी थी पहली दफा, मुझे भी लगी है, मतलब मैं फिर कहूंगी आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, आपको कोई ना कोई समझाने वाला, आपकी फैमिली समझाने वाले, सारे अगर एक ही तरह के लोग हैं, वो कुछ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं रहे। बहुत मजे का हुआ था रजब भट्ट का, मैंने खुद बोला था कि आई यूज्ड टू लाइक हिज वीडियोस, बड़े मजे का स्टार्ट था, क्यूट फैमिली, आहिस्ता ऐसा बहुत एक टॉक्सिक सा ये वो जो ये पता है, मैं बात को डाइग्रेस कर रहा हूँ, वो जो इन्फ्लुएंसर हाउस का कल्चर है बाहर के मुल्कों में, अब पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, वो करते हैं वो एक घर लेते हैं, वहां पे इन्फ्लुएंसर को इकट्ठे फेंक देते हैं, मतलब बिग बॉस नहीं होता वो जो मतलब कि अपनी मर्जी से सब आते हैं वहां पे और वो इकट्ठे मिलके कंटेंट बनाते हैं। अब उस चीज की भी डार्क साइड को बहुत ज्यादा देखा गया कि बहुत टॉक्सिक और बहुत गंद हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी टाइप का सीन है कि दोस्तों का ग्रुप है, इकट्ठे रोजाना मिलने एंड एवरीथिंग इज ऑन कैमरा। हाँ, तो कहीं ना कहीं कैमरा के लिए हर चीज कर रहे थे, पीछे आपको पता भी नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल बट रहा। हैविंग सेड दैट, एक लास्ट बात ये फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि जो फॉल्स एक्यूजेशंस पे जो एक मॉब वायलेंस होता है, ये बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं हम सबको चाहिए तन मन नीनो नील के बाद खास तौर पे जो मेरी नजर बहुत आई थिंक पाकिस्तान का मतलब बेस्ट ड्रामाज है, उसके बाद एक चीज सब सीखें, सब पल्ले बांधे कि इस तरह की बात पे हम चाहिए कि सब लोग रैशनली सोचें, ये किसी की जान लेना एंड आई एम एक बहुत बड़ी ग्लैड चीज़ कि मैंने होती है। देखा लोगों ने आवाज उठाई, लोग बोल रहे हैं, तो पहले लोग बहुत डरते थे कि हम नहीं भी पढ़ेंगे इस मसले में, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई उस इंसान ने गलतियां की हैं, बट ये बात ये गलत वाली है। चीज नहीं की, हाँ। बाकी गलतियां की हैं उसके लिए सॉरी करना चाहिए, बट ये वाली नहीं की, मतलब खैर आगे last बढ़े में मान वाली फिर नहीं। हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और गलतियों की, जी हाँ, जो हुई हैं दो इंसानों के बीच में, और कहीं की उंगलियां उठ रही हैं इधर से इधर, इधर से इधर। हम कहने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को जरा डाइसेक्ट कर सके, बट कहीं ना कहीं इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ही सेड शी सेड, और एग्जैक्टली क्या हुआ वो दोनों ही बता सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमने उनको थोड़ा स्टडी किया पूरी इंटरव्यूज वगैरह को, तो हम अपना एक इस पे ओपिनियन बना सकें। बात ऑब्वियसली मैं करूं नाजिर जहांगीर केस के बारे में। आप सबको याद होगा कुछ महीने पहले बात फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने आई थी, जहां पे नाजिर जहांगीर के को स्टार असद हारून जो इकट्ठे एक टेलीफिल्म कर चुके थे, आतिश इश्क, आतिश इश्क, जो कि असली जिंदगी में भी अप्लाई होगी, इश्क में जरा आतिश की तरह जल सके। तो उसके बाद उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए थे नाजिश के खिलाफ और कहा था कि भाई वो बातें बताएंगे आपको भी। नाजिश ने उस वक्त खामोशी बरती थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला था, तो ये बात तब भी मीडिया के सामने आई थी। ईमान, उन्होंने तब क्या बोला था? मैं बेसिकली बताती हूँ, लोग टेलीफिल्म के सेट पे मिले, इनकी दोस्ती शोस्ती होगी, अब उनको कहीं ना कहीं शौक था एक्टिंग में आने का, एक टेलीफिल्म कर ली उनका, मैं और करना चाह रहा हूँ, तो नाजिश उनकी दोस्ती बन गई, तो उन्होंने कहा ऐसा करो मुझे 25 लाख दो। The 2.5 million you're going to pay equal to 25 लाख रुपए। मैं जाती हूँ अब्दुल्ला कादवानी के पास, तुम्हें भी जरा रोल शो दिलवाती हूँ। मेरी ना जियो में बात चल रही है अब्दुल्ला कादवानी से, 7 स्काई में। मुझे पैसे दे दो। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं नाजिश आ चुकी हुई अब्दुल्ला कादवानी के ड्रामा शामों में। ऑब्वियसली मुझे ये लग रहा है कि यार अच्छा ये ऑलरेडी जियो पे आती है, तो मुझे भी रोल दे दे कि उन्होंने पैसे शैसे दे दिए। और ये बात बता दी, एक होती है इस तरह की चीज नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में, बल्कि दुनिया भर में इस तरह होता है कि लोगों को स्टेपिंग स्टोन चाहिए होते हैं। कोई लोग कहते हैं हमें पैसे आप दे दें, हम कुछ करा देंगे आप। अब नाजिश ने इस चीज को किया कि नहीं किया, ये एक सवाल है, बिकॉज़ नाजिश कंप्लीटली इस बात को डिनाई कर रही है। It was totally planted, बहुत गंदा blackmail and all that. कि ऐसा कुछ हुआ है। नाजिश ने कुछ किया नहीं, नाजिश ने पैसे ले लिए, उनका यही गम है लेकिन कि उन्होंने आगे हेल्प नहीं की। लेकिन नाजिश ने इस बात को, उन्होंने उनका जो मैं पढ़ता हूं यहाँ पे, सरासर उन्होंने डिनाई कर उन्होंने दिया डिनाई किया, उन्होंने कहा सारा झूठ है, मुझे मतलब डिफेम किया जा रहा है। But artist को blackmail किया जाता है तो उसके नाम को खराब करने की सबसे बड़ी धमकी दी जाती है। असवद ने सारे स्क्रीनशॉट्स रखे हुए थे, सारे ट्रांजैक्शंस मैं- के, मैं- कभी मैं- 10 लाख गया, कभी कुछ मैं किया, पॉइंट कभी ये कहता है कि होता है कि लोग स्टेपिंग स्टोन के तौर पे अक्सर कास्टिंग डायरेक्टर्स भी कहते हैं हमें पैसे दे, हम कुछ करा देंगे। एक ये रूट भी होता है, और फिर एक था वो कास्टिंग का रूट भी होता है, और यहाँ पे आपके कनेक्शंस हो। और किसी के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा हो, होस्ट बड़ी मजे की थी, मैंने जो उनकी पुरानी पूरी कहानी सुनी ना, उसमें वो खुद ही सारे सवाल करती है। हिना सलमान थी, वो कहती मैं खुद ही सारे टैग करूंगी कि सीधा क्यों नहीं किया अब्दुल्ला कादवानी के पास, डायरेक्ट पैसे अब्दुल्ला कादवानी को क्यों नहीं दिए? नाजिश की जरूरत क्यों पड़ी अगर ऐसा भी इतने होता है, पैसे थे नहीं, तुम्हारे ऐसा होता पास। 7 स्काई पे जाते हैं, मैं आपको करोड़ रुपया देता हूँ और मुझे कास्ट कर ले।
तो आपको कहीं ना कहीं वो भी ये कहते हैं अब्दुल्ला कादवानी थोड़ी वो बैठ के कहेंगे कि मैंने किसी को पैसों पे लेना है। स्पेशली जब आप एक नए इंसान, एक नए एक्टर हो तो बड़ा मुश्किल होता है आपका वहां तक पहुंचना, उस दरवाजे तक भी पहुंचना। मैंने बहुत दफा सुनी बातें लोगों से, तभी इस तरह के लोग आके जो मिडिल मैन होते हैं कि वो कहने की कहते हैं कि हाँ आप हमें जरा पैसे दें, या अक्सर केसेस में और भी होती हैं बातें जो कहानी सामने खुलती हैं कास्टिंग काउच वगैरह की, जहाँ पे बल्कि अक्सर ये भी होता है। अभी एक बड़ा मजेदार मैं इंटरव्यू कल देख रहा था, वो इंडियन एक्ट्रेस है, उनका नाम दिमाग में नहीं आ रहा, सीनियर एक्ट्रेस हैं, तो वो कहती कि मुझे फिल्म में कास्ट किया गया बहुत साल पहले, और फिर मुझे कहा गया कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो मैंने नहीं माना तो मुझे निकाल दिया। कहती मुझे डायरेक्टर ने कहा कि मैं 2 साथ शेरों के लेके जा रहा हूँ, उनके आगे मुझे गोश्त तो फेंकना पड़ेगा ना। तो मतलब इस तरह मतलब वो क्योंकि एक नई थी ना, मतलब वो अभी एक इमर्जिंग एक्ट्रेस थी, तो कहीं नहीं इस तरह था कि अपॉर्चुनिटीज के लिए या तो आपको कहीं ना कहीं एक ये रूट लेना पड़ता है, या कहीं ना कहीं अनलेस यू आर वेल कनेक्टेड, इफ यू नो द राइट पीपल, फिर आपकी जिंदगी आसान होती है। वरना कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बड़े मसले मसल फेस करने पड़ते हैं, और बहुत लोग आपसे पैसे खाते भी नहीं, अगर पोर्टफोलियो बना देंगे, अच्छे लोग भी होते हैं, टैलेंट पे भी मिल रहा होता है, बट बहुत से गंदे केसेस भी चल रहे हैं इसमें। बहुत सामने आते हैं ना कि पोर्टफोलियो बनाया, भी पैसे लिए, ऐसा किया, वैसे किया। कुछ केसेस में ये भी होता है कि आपका एक आप जनरली स्टार्ट करते हैं, बट वो होता है आप स्टार्ट करते फ्रॉम स्क्रैच, एक के बाद एक करते इवेंचुअली जाके कुछ बनता है। कभी आप नोटिस हो जाते हो, तो बहुत से रूट्स हैं, सब रूट्स क्यों डिस्कस करने बैठे हैं। यहाँ पे मोमिन भी घुस गया रूट्स के अंदर। खैर असद ने कहा कि ROUT वाले रूट, नॉट ROOT वाले रूट। खैर उसके बाद असद ने बोला कि मेरे से ना बहुत ज्यादा काम करवाने लगी, कभी कहती थी मेरी टिकट चाहिए, मुझे वो सेट वाले प्रोडक्शन वाले नहीं दे रहे, मुझे कराची की टिकट करा दो, टिकट भी दे दो, फिर स्टे भी दे दो, फिर ये भी दे दो, कभी कुछ चीज, कभी वीजा वगैरह लगवा दिया। वो मेरी मेंटोर थी, हम कोलीग्स थे, मेंटोरशिप थी, तो मैं कहीं ना कहीं उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके करी जाता। फिर एक दिन उन्होंने कहा मुझे ना गाड़ी चाहिए, इंडस्ट्री है थोड़ी सुपरफिशियल सी, इंडस्ट्री में ना ट्रेंड है कि एसेट्स देख आपको कास्ट करने का, शोशा चाहिए होता है, तो अभी मेरी गाड़ी आनी है वगैरह, तो मुझे लीज पे लेनी पड़नी है, बैंक से लीज करवाने की कोशिश करी, हो नहीं रही, तो मुझे कुछ दिनों के लिए ना गाड़ी दे दो, मुझे ना 15-20 दिन कोई गाड़ी चलाने के लिए भेज दो। तो उन्होंने 55 लाख की गाड़ी दी कुछ दिनों के लिए यूज करने के लिए। बट खैर कुछ दिन गुजरे, यूज करते करते उन्होंने अपने पास ही रख ली। वो गाड़ी भी गई होंडा सिटी। उसके बाद उन्होंने ना गाड़ी वापस दी ना पैसे वापस दिए। शी बेसिकली यूज्ड मी अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। और उसके बाद उनको फिर एक वो अलर्ट हुआ कि ये क्या हो रहा है, मुझे ना कोई काम मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और मेरे पैसे खाए गए। और फिर नाजिश धमकियां देने लग गई। उन्होंने एक दफा इनको बुलाया भी एक फार्म हाउस में बड़की पे, असॉल्टेड मी ऑन अ फार्म हाउस लाहौर में। वो वहां पर गए, वहां पर नाजिश के एक फ्रेंड थे सिकंदर, बंदा बीच में डाला फार्म हाउस वाला सिकंदर, जो गन्स और गार्ड्स वगैरह को लेके 2 गार्ड आते हैं कोने से, गन पॉइंट पे उन्होंने कर लिया। इन्होंने कहा इस मामले को खत्म करो। इसने कहा इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ इस वक्त, मैं इंजर हो जाता हूँ, ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बीच में उनका फोन भी तोड़ दिया। नाजिश ये करती है, मेरा ना फोन लेती है, फोन तोड़ देती है मेरा, जिसमें सारे प्रूफ्स थे, फोन फ्लैश करने के लिए, व्हाट्सएप चैट्स डिलीट करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के प्रूफ्स मिटाने के लिए। असद का कहना है मैंने इन पे बहुत पैसे खर्चे, अ लॉट ऑफ डिजाइनर आइटम्स, कोई ब्रांडेड वॉचेस हैं, मुझे ये चीज ला दो, ये मुझे पसंद है, तो मैं ले आता था। मैंने उमरा शुमरा वीजे शीजे लंदन मैंने उमरा करवाया, वी मेट इन दुबई, वीजा वगैरह लगवा दिया, बहुत कुछ किया है, कपड़े शपड़े गिफ्ट्स वगैरह। कहते मैं गिफ्ट्स वगैरह को नहीं काउंट करती, जो एहसानात की शक्ल में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई है वो तो मैं क्लेम ही नहीं कर रहा। तक में कहीं ना कहीं अब ये नोन बात है, वो भी कहीं ना कहीं क्रश उनको समझा होगा, या जो भी आइडलाइज करते होंगे पसंद में, कह रहे हैं गिफ्ट्स को मैं नहीं काउंट करता, उमरा शुमरा हर चीज को नहीं काउंट करता, बट ये 2 अमाउंट्स हैं जो मुझे। वो 25 लाख प्रोजेक्ट वाला और वो जो मेरी गाड़ी थी, मैं तो सिर्फ ये 2 चीजें क्लेम करता हूँ ना। उमरा भी करवाया, असल खुद जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। नाजिश ने कहा मेरा भी दिल है करने को, मैंने स्टेटस लगाता हूँ गोइंग फॉर उमरा, टी सेज के मैंने भी जाना है, मेरा भी दिल है करने को, बट मेरी फैमिली नहीं आ रही, मेरी फाइनेंसेस वगैरह नहीं है, मेरी भी प्लीज टिकट करवा दो। मेरे घर वाले नहीं मान रहे, फाइनेंसेस का भी इशू है, तो मैं ले गया। नाजिश उनकी फैमिली के साथ गई, अपनी फैमिली के साथ, असद की फैमिली के साथ। इफ यू एंड योर मॉम आर गोइंग सो आई विल कम एज वेल। बस चली गई, महरम वाला, बट वो चली गई असद के साथ। शायद उनकी फैमिली को भी ले गई, मुझे पता, बट उनके सबको उमरा असद ने करवा के दिया। तो वो कह रहे मैं इस सब चीज़ की कोई भी पैसे जैसे नहीं मांग रहा, मुझे बस है जो मुझे लारा लगाया गया कि मुझे काम लेके देंगे, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मैं उसके लिए करना चाहता हूँ। मुझे थ्रेट्स की जाती हैं, मेरी फैमिली को अब्यूज किया जाता है, इज इट फेयर? और ज़्यादा ही इमोशनली टूटे हुए कह रहे हैं। जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है फार्म हाउस पे, वहाँ पे उन्होंने कहा इस तरह केसेस उठते हैं, 2-3 हफ्ते उठते हैं। इससे फार्म हाउस पे मुझे बोला था चलवा लो खबरें, कर दो केस, 2-4 दिन खबरें चलेंगी, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, मीडिया वाले भूल जाते हैं, हर कोई भूल जाते हैं, तुम्हारे साथ भी यही होना है, अवाम भूल जाएगी, तो जाओ छुट्टी करो मेरी तरफ से। तो उनको कहीं ना कहीं बात बहुत ज़्यादा फील हुई। फिर वो, बट ये बहुत से इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। अब बेसिकली हुआ कुछ, अभी दोबारा
2 नहीं, 3 पहले मैं इनको इल्जाम भी लगाऊं। अच्छा, बोलो, उन्हें बोलो। इतने इल्जाम लगे नाजिश काले जादू करती, नाजिश जो है वो ब्लैक मैजिक करती है लोगों पे। नाजिश पता नहीं इनके घर में आके चीजें रख जाती थी, फिर मेरे घर में से तावीज़ात और हड्डियाँ निकलती थी। नाजिश ड्रग्स करती, दोनों नशे में लग रहे थे, नाजिश और सिकंदर। नाजिश ड्रग्स लेती थी। हम यस लेती है। नाजिश कभी मेरे ड्राइवर को कहती जॉइंट बना दो, कभी कहती हैश बना दो। मेरे ड्राइवर को बोल देती थी मुझे एक जॉइंट बना दो, मुझे हैश पीनी है। अच्छा, अपने में कुछ भी नहीं था, अपना सिर्फ सिगरेट पीते थे। मैं तो करता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, मतलब स्मोक करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। पर नाजिश तो आपकी एक दोस्त ही बन चुकी थी इंडस्ट्री में, बहुत मस्तियां करती रहती थी। फिर मोहसिन अब्बास हैदर वाले केस को भी बीच में ले आए कि मोहसिन को भी उन्होंने ट्रैप किया था, मोहसिन की शादी तोड़वाई उन्होंने, मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल ने उनकी तलाक करवाई थी, उनका घर तबाह किया था। हर चीज़ वहाँ पर भी सारा बीच में आ गया। बहुत ज़्यादा इन्होंने इल्ज़ाम लगाते रहे और मुझे बस ये है कि अब इंसाफ मिलना चाहिए और वो अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं बता था अभी हुआ कुछ हूँ कि अभी 5 दिन पहले खबर सामने आई थी कि लाहौर कोर्ट ने इशू किया अरेस्ट वारंट फॉर नाजिश जहांगीर। जब ये खबर लगी हर जगह मीडिया पोर्टल्स पे, तो नाजिश ने इसके जवाब में स्टोरी आई थी कि ये बात को जो भी लगाएगा मैं उसके खिलाफ केस करूंगी, अच्छा, कि मतलब मैं इसको पसंद नहीं कर रही। हाँ, फिर उसके बाद फिर मीडिया पोर्टल्स ने वो वारंट ही पकड़ लिया, उसको पोस्ट करना शुरू कर दिया। नहीं मान मुझे भी मुझ तक पहुंचा वारंट कि इसको आप भी पोस्ट कर ले। मैं कहनी वारंट पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो कुछ होता है इशू फिर किया जाएगा। बिकॉज़ नाजिश इसको डिनाई करी थी ना, क्योंकि नाजिश पे जो पहले हुआ था ना पूरा फाइल उनका प्री अरेस्ट वाला, तब वो गई नहीं थी कोर्ट। हम जाते रहे, ये एक भी दफ़ा नहीं आई, इसको एक दफ़ा नोटिस हुआ, इन्फॉर्म किया गया। वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। फिर इस दफा वो मार्च 21 को गई हैं। उसके नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए हैं। आज अपने लॉयर्स के साथ वो कोर्ट में पेश हुई। उनका जो नॉन बेलेबल अरेस्ट था उन्होंने 50,000 रुपीस बॉन्ड में दे के उन्होंने वो चीज खत्म करा के 50,000 रुपए की मुचलकों के एवज ये वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए हैं। नेक्स्ट जो हियरिंग होनी है वो अप्रैल 28 को होनी है। अभी जो कोर्ट की वहां बड़ा हंगामा हुआ, कोर्ट में हंगामा हुआ, नाजिश आई अपना पता नहीं बीच में, अब आई डोंट नो कि नाजिश ने धक्का मारा है कि नाजिश की लॉयर ने धक्का मारा है। लॉयरों की सुना मैंने, आपने लॉयरों की तो आपस में जंग हुई है। असवद कहते थे मेरी अम्मी को सिक्का पड़ा, उस पर असवद भी गालियां शालियां देने लग गए, उनकी फैमिली भी हुई। मेरी माँ को नाजिश की बुकला धक्का मारती, मैं उसको गाली ना दूं। अब बीच में कह रहे हैं कि उनका तरीका भी था क्योंकि नाजिश मीडिया में नहीं आना चाहती, वो कैमरे वाले जो भी थे नाजिश कहती मुझे वीडियो पे नहीं आना, इसकी जो कवरेज है उसको रोका जा सके। आप लोगों को भी कहा गया कि कैमरे जो है वो बंद कर दिए जाए। तो उन्होंने इस लड़ाई को ऐसे किया। सोचें कि असफद कितने भड़के होंगे अंदर से कि वो मतलब कि नाजिश को देखना चाह रहे थे कि वो कहते हैं मैं जेल में देखना चाहता हूं। नहीं जेल में, अच्छा मतलब कह रहे वैसे देखना चाह रहे थे। उन्होंने कहा अपने वीडियो कि मैं उनको जेल में देखना चाहता हूं। सजा करवाएंगे नाजिश जहांगीर आपको, आप सुन रही हैं। तो वो कितने भरवे थे कि मैं एक कॉल उनके मेरे साथ जाती हुई और वो बिल्कुल मतलब चिल जिंदगी अपनी एंजॉय करी है। तो वो जब आई वहां पे तो वो अब पता नहीं एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ, स्टार्ट किसने किया, इनिशियल किसने किया, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे क्योंकि असवद कह रहे थे कहीं ना कहीं नाजिश भी जानती कि मुझे पैसों वाली चीज का इतनी बड़ी चीज नहीं थी। नाजिश ने मेरे मुंह पे कहा था कि मेंटली टॉर्चर, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ मेंटली टॉर्चर ज्यादा किया। It's about the mental damage I caused to you. It's about the farmhouse assault which I did to you. पैसे तो तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा 25 वगैरह चीज का। I know for you it was never a matter of money. तो कहीं ना कहीं कह रहे कि मैं 6 महीने से अगर कोर्ट में आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, नाजिश आई भी नहीं है, अभी भी आई तो कहीं ना कहीं पीछे से निकल गई। और अब भी उन्होंने कहा कि अब केस बढ़ चुके हैं, पहले से 420 था 420 का, अब 406, 506, 342, 420 से 406, 5062 और 342 में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो फार्म हाउस से बुला के इन्होंने जो गंशन वाला इलीगल तरीके से मेरी चीजें प्रूफ्स वगैरह को तोड़ने की कोशिश की, मुझे धमकियां दी, उसका अलहदा, और जो मेरी अमानत मेरे पैसे शैसे खाए उसका अलहदा। अब मेरी इज्जत नफ्स से बात आ चुकी भी है और फिर उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि पहले साइकोलॉजिस्ट एक्ट्रेस बनने से पहले एक साइकोलॉजिस्ट थी, तो उनको सारे टैक्टिक्स पता है किस तरह खेलना होता है दिमागों के साथ। तो उसको डिनाई करना और उससे शो कराना कि मैं तो हूं ही नहीं इसमें। पहले भी जब इन पे मोहसिन अब्बास हैदर वाले केस में एफआईए हुआ था तब भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपना केस खत्म कराया था। मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल केस में अरेस्ट हुई थी एफआईए से, इसने तब भी यही कार्ड खेला था। अभी भी इन्होंने अपने 2 नंबरी से इन्होंने कहा मैंने बहुत लंबे हाथ होते हैं, बहुत लंबे हाथ होते हैं। एफआईआर पे जो प्रॉपर ये वैसे बात तो फैक्ट है कि बहुत सी अदाकारों के मैंने भी खुद ही देखा है कि उनके हाथ एक्चुअली बहुत लंबे होते हैं, के लिए बहुत से कॉन्टैक्ट्स होते हैं। They are very well connected. They are extremely well connected. बट पब्लिक में नहीं होते हैं, वो खुफिया प्राइवेट वेल कनेक्शंस होते हैं। Very well connected. Very well connected. Insanely. अच्छा बस मोमेंट उसके तो उन्होंने कहा जो पहले एफआईआर हुई थी ना 6-7 महीने पहले, तो वहां पर इन्होंने जब ट्रायल स्टार्ट होता उससे पहले उन्हें मजिस्ट्रेट के थ्रू खत्म करवा दिया अपने दोस्त के साथ मिलके। नाजिश और सिकंदर ने ना एफआईआर अखराज करवा दी थी मजिस्ट्रेट से, और फिर मुझे था कि मैं अब चैलेंज करूंगा इस बात को। मैंने और मेरे लॉयर ने ये फैसला किया बजाय कि हम उसको चैलेंज करें। बट फायदा क्या है, जिन्होंने पहले ही वो नई ऑनेस्टी का साथ दिया, मामला उन्हीं के पास आ जाए जो बिक गए, तो फायदा नहीं है। फिर मैंने प्राइवेट कंप्लेंट की, क्यों ना हम उसी केस के ऊपर एक इस्तखासा दायर कर दें। इस्तखासा सर जी प्राइवेट कंप्लेंट होती है ताकि जज और मेरा आपस में इस्तखासा दायर किया जाता है जो कि कंप्लेनेंट और जज के बीच में होता है। पुलिस इन्वॉल्व ना होगी, पहले ही पुलिस मिल चुकी थी उनके साथ, तो अब जाके इतनी बैटल लड़ने के बाद
अब इस मैं सब इस केस में आया भाई हूँ। नाजिश की बात ही बता दूं मैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा भी ये सारा एजेंडा है It was totally planted. फेम करने का, जब एक आर्टिस्ट को ब्लैकमेल किया जाता है तो उसके नाम को खराब करने की सबसे बड़ी ये सब फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, एक ग्रोह है। इन्होंने बोला लेकिन मुझे ये लफ्ज याद है, खलील रहमान ने पता नहीं कहा कौन सा था। ग्रोह है ये, हमें खलील साहब ने कहा था ग्रोह है ये। तो उन्होंने कहा मुझे ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए, इस लड़के में कोई शेम नहीं है, ठीक है, बहुत गंदा ब्लैक में बस बहुत पैसा है तो इनसे पैसे निकालो। ये प्रोफेशन है इस गंदी गेम में, ठीक है। खुद उनकी कोई अल्लाह माफ करे औकात नहीं होती। एक औरत का रिलेशन ये नहीं संभाल सका तो एक गंदा जानवर बन चुका ये, और भला इसकी रिजेक्शन वाली बात इस चीज से इनअप्रोप्रिएट डिजायर्स को रिजेक्ट किया मैंने, ठीक अच्छा है। ओके। और ये सच जल्दी सामने आएगा, सारी बात सामने होगी, इन्हें मेरा फेम चाहिए। आपके नाम को लेके पर वो किया जा रहा था कि और अच्छा नाजिश की कुछ बातें मुझे भी थोड़ी सेंस बन रही है कि नाजिश ने अब ये बहुत एक डार्क स्टोरी का टर्न होगा, मैं उतनी डिटेल्स में नहीं जा रही। अगर एक बंदा आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे रहा है और एक बंदी गिफ्ट्स ले रही है, इवेंचुअली एक मोमेंटम बिल्ड होते होते कुछ किसी तरफ जाता है। तो नाजिश अगर पहले सारी गिफ्ट्स वगैरह लेट थी, जब इवेंचुअली उनको भी होगा कि अच्छा चलो ठीक है स्टेप बाय स्टेप इवेंचुअली वो अपनी तरफ से वो भी बन गया, मेरा 23 साल का छोटा सा बच्चा चुन्ना काका वो भी बहुत बन गया मासूम से, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो होस्ट बहुत अच्छी थी, होस्ट ने कहा फिर आप बहन भाई थे, भाई कहती थी क्या थे? अगर आपको रोमांटिकली कुछ नहीं था, हाउ कैन वी बी इन रिलेशनशिप, तो देन यू कैन बी ब्रदर सिस्टर्स, व्हाई नॉट? कहते बहन भाई नहीं, 10 साल का फर्क था, I'm 23 and she's I जरूरी think नहीं 33 plus. बस दोस्त साल का फर्क, एम बना दिया। कभी कहते हैं 12 साल का, कभी कहते हैं 14 साल का, जो दिल कर रहा है। नाजिर को 30 है गूगल पे आता, और वो भी मुझे 23 के कहीं से नहीं लगते। ये 35 होंगे, बड़े तो नहीं लगते मेरे माइंड में, 27 26 टाइप के आते हैं। 30 प्लस, 30 कोई उम्र नहीं रही अब, 30 कोई उम्र नहीं रही अब। नाजिर 30 के, ये 30 प्लस है, क्यों? मानो मुझे लगा नहीं नाजिर नहीं, मुझे तो इन्होंने एज का छोटे से भनके हुए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो दोनों की तरफ से मुझे लगता है चीजें हुई हैं, अब वो इंटेंसिटी कोई प्रोमिसेस नहीं थे, तो अब वो कहीं ना कहीं जो भी इनका रिलेशन था उस रिलेशन की चीजें बातें बाहर निकल आई हैं, और वो चाहते कि ये पीछे तरीके से हो जाए खत्म नाजिश, बट नाजिश वाली साइड उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा पब्लिकली माफी मांगो, अब आ गई मेरी इज्जत पे बात, Apologize कर ले, गाड़ी और पैसे तो अपनी जगह हैं ही, अब बात आ चुकी इज्जत नफ्स की। अब होगा तो सब कुछ पब्लिकली होगा, और अब ये चल रहा है। अच्छा अब ये बात जो है कहने की वो ही सेड शी सेड है, आप इस पे क्या राय है? ईमान ने भी राय दे दी इस पे, क्या है ऑनेस्टली बीइंग वेरी फ्रैंक, हम इस पे कोई प्रॉपर बात नहीं कह सकते कि नाजिश ने इसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया, बट हाँ मेरी तस्वीरें हैं, प्रूफ्स हैं। असवद ने जैसे प्रूफ्स हैं, असवद बात सही करें, बट असवद आप भी पागल नहीं थे कि आप चीजें दे ही जाती थी, आपको अंधे थे, आपको नजर नहीं आ रहा था, उस साइड से कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, सिर्फ गिफ्ट जाई जा रहे हैं। मैं हमेशा हैरान होती हूँ कैसे अंधे लोग होते हैं जो इतना कर ही जाते। शुक्र होस्ट भी बोली जा रही थी कि आप क्या कर रहे थे, बावली हरकतें, आप बहुत ज्यादा इसमें घुस गए थे, बट फिर पता नहीं पीछे क्या कुछ चल रहा होता है। अच्छा मैं यहाँ पे ना थोड़ा जरा मुद्दा कहीं और जाना चाह रहा हूँ। अब ये जो बातें मैं करने वाला हूँ उनका नाजिश से और असफद से लिंक नहीं है। मैं जनरली एक बात कर जो हमारे माशरे में बहुत देखी जा रही है और इंडस्ट्री में बहुत हो रही है, कोई नाम लिए नहीं जाएंगे, और ये कोई लाइन आइटम ही नहीं है कि जहाँ पे हिंट दें, गेस करें। बस वैसे एक बात topic मैं को कर रहा discuss कर हूँ रहे जो हैं। मुझे बात रिसेंटली मतलब दोबारा से किसी और इंसान के बारे में पता चली, तो मैं बड़ा हुआ कि जो शुगर बेबी कल्चर है एक बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में से आ चुका है और इंडस्ट्री में बहुत है, और इसमें कोई जेंडर की कैद भी नहीं है कि औरत लड़के की शुगर मामा बन सकती है, आदमी एक लड़के का बन सकता है। इंडस्ट्री के अलावा भी मोमेंट आजकल दुनिया में पता नहीं सबको बहुत, हाँ। इतना ज्यादा शौक हो गया कि भाई ब्रांडेड बैग्स हैं, कुछ चाहिए गिफ्ट्स के लिए, हर कोई पता नहीं तैयार हो गया है। बहुत दुनिया गंद की तरफ चली गई हुई है, बहुत नॉर्मल कर दिया है और लड़कियां बहुत ज्यादा वही ना मतलब कि विलिंग टू डू स्टफ फॉर गिफ्ट्स, हाँ एग्जैक्टली फॉर गिफ्ट्स के, इवन गाइस वाइस वर्सा, फॉर ट्रिप्स एंड ऑल। हाँ एनीथिंग। अच्छा ये एक गिव अवे आपको बताता हूं मैं कि इफ somebody goes on a solo trip And बाहर के acts मुल्क very में shady. and there's nobody with that person, that is a red flag. Yeah. That is a very big red flag unless you are like really sorted out, मतलब financially अमीर हो, अगर से कुछ पढ़ने जा रहे हो, कुछ वो करने हाँ, जा रहे हो, हाँ। कोई रीजन हो फिर बिहाइंड दैट ट्रिप। नहीं, अगर आप unless आप financially well to do, आप वैसे कोई एक सोलो ट्रिप है वो पता चल जाता है, इस तरह के मशकूक ट्रिप्स का पता चल जाता है। और मेरा था बहुत से हमारी इंडस्ट्री की अदाकारें भी ये ट्रिप्स कर रही होती थी, तो मैं कहता था आप इनको लगाओगे क्यों, आप ट्रिप चलो कर लिया, लेकिन ये कि बहुत सी अवाम फूल भी जाती है। एक एक्ट्रेस है ईमान, आपने कोई रिएक्शन देना नहीं है, कोई इस पे हिंट नहीं है, उनका इमेज लोग समझते हैं शी कम्स फ्रॉम मनी एंड यू नो शी इज वेरी सॉर्टेड और वेल टू डू है, जबकि उसका वो बिल्कुल बरअक्स है। और ये इंडस्ट्री में एक कहने की एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है इस बात का, लेकिन लोग कहते हैं कि ओ नहीं वो तो बड़ी फाइनेंशियल वेल टू डू है, बड़ी ये है, तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग। और एक मतलब बहुत से लोगों की कहानी आती है। अब एक लड़के का मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ, एक एक्टर का, कि वो भी सारा घर से लेके दिया हुआ कराची में किसी ने, तो
बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, बहुत सी चीजें हो रही होती हैं। खैर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं ताकि लोग और ज्यादा इसमें ना घुसे। और गाइस अगर इस पे कोई कहेंगे ना प्लीज हमें अभी ये बात नहीं बताने वाली, ये बस वो रहेगी, ये बस एग्जैक्टली। वैसे मैंने एक कमेंट किया कि इस बात से मुझे लिंक आया कि ये एक और बहुत ये कल्चर है, इंडस्ट्री की गिफ्ट बात देना, नहीं इंडस्ट्री है, बाहर भी है, इंडस्ट्री के बाहर भी है। यहाँ पर भी जो लोग बहुत मतलब के बहुत लोग बहुत चीज घुस चुके हैं। इंस्टाग्राम तो बन गया वो कहीं ना कहीं एक धंधे की जगह, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, मॉडल, मतलब बहुत सी चीजें आम, मतलब बहुत सी चीजें बहुत गंद हो रहा है, बहुत गंद हो रहा है। हाँ आगे बढ़े फिर। यस, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। अभी बहुत सी जरा सीरियस टॉपिक से बात होगी, तो बात करते हैं एक एक्साइटिंग खबर की। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जहां आपको देखने को मिलेंगी माहिरा खान विद वहाज अली, जो है एक टेलीफिल्म जो आपको देखने को मिलेगी हम टीवी पे ईद उल अजहा के मौके पे। जी हाँ, अभी कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि माहिरा और वहाज की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी ग्रीन एंटरटेनमेंट के एक ड्रामा सीरियल में। अब इनकी एक टेलीफिल्म भी आ रही, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जरा एक रीकैप देना चाहूंगा, बहुत सी कंफ्यूजन रही है माहिरा वहाज के प्रोजेक्ट्स को लेके। तो सबसे पहले जो खबर आई थी वो आई थी 2 ड्रामों की। एक हम टीवी का ड्रामा था, एक ग्रीन का ड्रामा था, कि ये 2 ड्रामे हैं जो ये शायद करने वाले हैं। ग्रीन का ड्रामा ऑलमोस्ट अनाउंस ही हो गया कि एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट थी जहां पे ये बात सामने आ गई, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन, ड्रामे का नाम आ गया। और जो हम टीवी का ड्रामा था वो एक क्वेश्चन मार्क था कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसमें आ गई हम टीवी की एक टेलीफिल्म जिसके राइटर है फरहत इश्तियाक और डायरेक्टर है शहजाद कश्मीरी, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो ईद उल अज़हा पे आ रही है। और इसके साथ मैं बता दूं कि जो तीसरा प्रोजेक्ट है शायद वो भी हो जाए। इतना कौन एक्साइटेड था स्पेयर को लेके? अभी आने से पहले के 3 प्रोजेक्ट्स लॉक कर लिए। इत्तेफाकन होगा ना, हम टीवी पे करना चाह रहे थे, ग्रीन पे करना चाह रहे थे। हमको पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूंगी सेलिब्रेट। हमने कैसे एक तीर से 2 निशाने कर लिए। पहले हमने निशाना लगाया ग्रीन का भी प्रोजेक्ट बस अनाउंस हुआ, फटाफट टेलीफिल्म लगा के फेंक दो। दूसरा निशाना एयरवाई के साथ लव गुरु आनी है उनके सिनेमा में आ रही है माहिरा खान, उनका हम फेंक देंगे टेलीफिल्म, माहिरा आ जाएगी वहां आज के साथ। ऑनेस्टली आई डिड नॉट लाइक दिस, इवन माहिरा हम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गुड नहीं, आई डोंट नो अभी अच्छा, आई एम नॉट श्योर अभी ये फिल्म ईद उल अज़हा पे कंफर्म 100% लॉक्ड है कि नहीं। अभी टेंटेडली सुनने में आ रहा है कि ईद उल अज़हा की फिल्म है। आई डोंट थिंक दिस शुड कम आउट ऑन ईद उल अज़हा। अगर मैं माहिरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं कि माहिरा की एक फिल्म आ रही है, माहिरा शुड आल्सो नॉट हैव साइंड दिस, क्योंकि अभी इस टाइमिंग के हिसाब से ईद उल अज़हा पे ना आए। ईद उल अज़हा वही ना कि उनके टेलीफिल्म आ रही है, फिर सिनेमा फिल्म आ रही है, और हमारी फिल्म एक्चुअली बहुत एक बड़े फेस से गुजरी है, तो एक बड़ी फिल्म आ रही है, सब इसको सेलिब्रेट करें। एज एन इंडस्ट्री हम सबको भी सिनेमा को हेल्प करना है टू ग्रो चैनल्स की लाइन। वही लीड लेडी की फिल्म, नई फिल्म आ रही है टीवी पे, पर फिर देखा जाए मैं मंटो नहीं हूँ, वो भी तो पीछे बिहाइंड द सीन्स अभी शूटिंग करते फिर रहे। हमायूं से इतनी बड़ी स्क्रीन पर हमायूं से कभी ड्रामा, ये वही ना एकदम ही क्लैश हो गया, क्योंकि वो दोनों पहले काफी देर से ना माहिरा ना हमायूं कुछ भी नहीं आता, एकदम ही ठाठा बड़ी ईद की मूवी के साथ उनके। पर शायद ये उनके अच्छे फेवर में भी जा सकते हैं कि उनकी चर्चा हो रही है वहाँ पे, मैं मंटो नहीं की या टेलीफिल्म की, तो और थोड़े लोग सेम डेट पे आना चाहिए, सेम रेट गैप होना चाहिए कि बेशक 3-4 हफ्ते पहले आ जाए। ये भी मैं थोड़ा मतलब कि बड़ा अच्छा होके अब मंटो नहीं कभी मैं चाहूंगी गैप हो जाए कि ताकि फिल्म के साथ क्लैश नहीं होंगे, फिर कहीं ना क्या वही छोटी स्क्रीन बड़ी। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं उन 2 प्रोजेक्ट्स से भी कर लूं, उनको भी लोग बड़ी एक क्रॉस एक्साइटमेंट है कि वो 2 प्रोजेक्ट्स का क्या सीन है, वो मैंने एक्चुअली फेंक दी। तो हम टीवी का ड्रामा और ग्रीन का ड्रामा दोनों भी हवा में है, क्योंकि ग्रीन का ड्रामा भी अनाउंस बेशक हो चुका है, उसके भी खास भी डेवलपमेंट नहीं है, उसकी शूटिंग की डेट्स को लेके बहुत बड़ा सवाल निशान है। और शायद ये भी है कि शायद वो प्रोजेक्ट थोड़ा डामाडोल सा भी हो जाए। ग्रीन अभी डामाडोल ही कर लो, पहले देख लो टेलीफिल्म में क्या होता है। एज अ पेयर वैसे कह रही हूँ, एज एन एग्जांपल कि चलो हम वालों ने अब एक तीर मार दिया है। हम टीवी भी इंटरेस्टेड है ड्रामे के अंदर, जो अपेरेंटली उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है। हम टीवी पहले वेट करेंगे, मुझे तो टेलीफिल्म में देखेंगे क्या होता है। कुछ आपको हर चीज में देखना चाहिए, कौन से पेड़ लोग पसंद करें, क्या करें, कुछ कहीं ना कहीं इससे भी बहुत ज्यादा एक बूस्ट मिलता है। अच्छा, ये टेलीफिल्म जो है ना, ये कॉमेडी नहीं है, नॉर्मली ईद के मौके पे कॉमेडी आती है, कॉमेडी नहीं, एक सीरियस इशू की है, जो कोलैबोरेशन वाली नहीं बनती, इशू को उठाया जाएगा। उस तरह एग्जैक्टली इशू क्या है मुझे नहीं पता, बट सीरियस टॉपिक है। कोई पहले की थी एक थी ना, वो भी इस तरह ईद पे थी, वैसे ही थी, तो नहीं थी वो, तो वैसे अच्छा वैसे ही थी। ये भी उसी जोन में है, कोई इशू को उठाया जाएगा। अभी ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई, बट एक सीरियस नोट की। पर चलें, लेट्स सी, एक्साइटेड फॉर द मूवी वैसे very happy for everyone, but I just want की space out हो जाए। space out हो जाए। मेरी पहली प्रायोरिटी है my love for cinema, लॉलीवुड, कि वो जरा उभर के सामने है। टीवी भी अच्छा जा रहा है, बट लॉलीवुड को जरा ज्यादा में जरूरत है सिनेमास वगैरह को लेके थोड़ा। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते भी सिनेमास की बात की है तो कैसे ना बात करें ईद उल फितर के मौके पे आने वाली बेशुमार, मेरी तो लिस्ट में नंबर भी कम पड़ गए हैं। 22 फिल्म्स हो रही है मेरे। आई थिंक मैंने काउंट करना छोड़ दिया, बहुत सी फिल्में आ रही हैं।
अच्छा मेरा फोकस है मेन पाकिस्तानी फिल्मों पे और है। जो हमारी पंजाबी फिल्में आ रही हैं, ठीक है। बाकी हॉलीवुड की फिल्म्स भी आ रही हैं, कुछ वो भी कुछ हैं 4-5 और वो फिर जो ड्रोनी मूवीज होती वो है डब वाली भी आ रही हैं, कुछ बहुत सा कंटेंट आ ईद रहा के है भाई। मौके पर लोग देखते हैं हॉरर मूवी बड़े शौक से। 6 फिल्में आ रही हैं नई पाकिस्तानी रिलीजेस, जिनमें शामिल हैं भाई मार्शल आर्टिस्ट, इश्क लाहौर, कुल्फी, कबीर, लंबी जुदाई, हाफ फ्राई। जिसके अलावा कुछ पाकिस्तानी फिल्में री रिलीज भी हो रही है, जिनमें शामिल पहले है तेरी मेरी कहानियां जो अनाउंस हुई, और अब आज AIY ने भी अनाउंस किया वो भी अपनी 4 फिल्मों को री रिलीज करने वाले हैं। जवानी फिर यानी 1, जवानी फिर यानी 2, पंजाब नहीं जाऊंगी और टिच बटन, यानी कि 11 पाकिस्तानी फिल्में लगने वाली हैं, जिसके साथ 5 इंडियन पंजाबी फिल्में लगने वाली हैं। री रिलीज हो रही है सरदार जी 2 और कैरी ऑन जट्टा 3, जिसके अलावा तेनू घोड़ी किने चढ़ाया, मिट्टी और लेक, यानी कि 5 पंजाबी फिल्में भी आ रही हैं, जिसके अलावा हॉलीवुड की बेशुमार फिल्में आ रही हैं, जो भी कुछ कंफर्म भी कौन कौन सी आने वाली हैं। तो 20+ फिल्म्स आने वाली सिनेमा घरों में। हाँ ये क्या होगा सिनेमा, क्या टाइमिंग्स होगी? नए वाले तो बेचारे को पहले पता नहीं स्क्रीन होगी सारे लाले सिंगल बने थे। स्क्रीन वाले तो पहले ही घबराए होंगे 6 फिल्मों को देख के, वो ताकि ज्यादा केटर नहीं कर सकेंगे फिल्मों को, लेकिन हाँ जो हमारे जो है मल्टीप्लेक्सेस हैं वो इनको केटर कर सकेंगे। यूनिवर्सल सिनेमाज जो है, यूनिवर्सल का इतना प्यारा सा पोस्टर बनाया उन्होंने, जहां पर उन्होंने कुछ फिल्में और भी ऐड कर दी, उन्होंने वो भी ऐड कर दी जो कहीं इस लिस्ट में नहीं भी थी। उनका जो दिल किया उनका आधी उन्होंने पुरानी वाली भी डाल दी थोड़ी अपनी ना, उनकी में से कुछ पहले से चल रही होंगी ना, जटनू चुड़ैल टकरी वगैरह टाइप वाली उनकी पहली चल रही होंगी। मां जट जूलियट 3 भी ना कहां से आ गई? हाँ मतलब उन्हें और ऐड कर दी हैं। हाँ क्योंकि पंजाबी वाले फिर भी पता है जट एंड जूलियट और कैरी ऑन जट्टा लोग अभी भी आगे कह देते हैं कि वो देख लेते हैं। मतलब इतनी फिल्में कहां पे लगेंगी? कहां पे लगेंगी? स्क्रीन्स तो हैं बट थोड़ा मुश्किल होगा। और मैं ऐसे चाह रहे हैं कि ताकि लोग अच्छा आई ऑनेस्टली फील कि एयरवे का आइडिया बहुत कमाल का था, बट अभी आने की जरूरत नहीं थी कि बीच में इतना एक ड्राई स्पेल आता है, हम खुशी देखते हैं। हाँ मैं जवानी फिर यानी 1, 2 दोनों के लिए बहुत एक्साइटेड। अभी हम लोग 6 फिल्में निपटाएंगे कि आपकी फिल्में देखेंगे। हाँ, और वो कहीं ना कहीं बाकियों की भी स्क्रीन्स लेंगे तेरी मेरी कहानी पता नहीं क्यों कि बीच में तेरी मेरी कहानी तब नहीं किसी ने देखी थी देखी थी बट इतना मतलब ज्यादा कि उसको उस तरह से नहीं किया था, और ना वो ईद वाइब्स वाली चल जवानी फिर यानी टिच बटन वगैरह गाने शाने थोड़ी मस्ती वाली, ये तो पहले एक वो ही थी जो ड्रामा क्या टेलीफिल्म टाइप बननी थी, प्रेमी सिनेमा में आ गई थी। अच्छा मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा 6 पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में। तो हमने इनकी बात कर ली है, मार्शल आर्टिस्ट वाला सबकी। इश्क लाहौर का भी ट्रेलर आया और ईमान मैंने बड़ा एंजॉय किया, तो मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। तो कहने की वही भाई आपको जोड़ी फिर से देखने को मिल रही है लाहौर कलंदर की, और गाना भी आ गया इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नु जी करदा, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नु जी करदा। और जहां तक बाकी सब फिल्में उनके लोग बात कर चुके हैं मोटी मोटी, तो ये अब आ रही है ईद उल फितर के मौके पे और ईद उल अज़हा के मौके पे आने वाली है। अभी तक जो अनाउंस हुई है वो है जी लव गुरु, जिसमें हुमायूं सईद, माहिरा खान, रमशा खान और भी एक एंसेंबल कास्ट देखने को मिलेगी। और ये है अभी फिल्मों को लेके अपडेट। शो को हम करते हैं खत्म, बट एंड पे छोटा सा एक पॉइंट हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं एक इंटीमेट डिनर की, जिसकी तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, और बहुत लोग हमें कहते हैं कि आप लोग थोड़ी बात करें इस डिनर के बारे में। हालांकि आई थॉट इट वाज अ प्राइवेट डिनर, मतलब कि पब्लिक इवेंट होता है, कोई प्रीमियर होता है, वहां पे हमारी चील जैसी आंखें होती हैं, हम सारी बताते हैं किसने क्या किया, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्राइवेट डिनर थोड़ी सी बात इसकी हम कर लेते हैं क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं। और एक तस्वीर है जहां पे सज्जल और आसिफ ज़मीर इकट्ठे एक फ्रेम में देखने को मिले, तो लोग उस पर भी बड़ी बात कर रहे हैं कि इनका इंटरेक्शन भी कैसा रहा, क्या हुआ, उसकी थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। तो मोटी मोटी बात ईमान आप स्टार्ट करें। सबसे मैं थोड़ा सा मैं दुख जाहिर कर लूँ, मैं डाइट पे हूँ ना, तो खाना बहुत मजे का लग रहा था और मैं नहीं खा रही थी, तो बार बार जब भी कोई डिश आती मुझे हाय यही क्यों डिनर होना था। मैं ईद तक कोशिश कर रही हूँ मेरा वेट थोड़ा कम हो जाए। बहुत बड़ी सुपरस्टार है कि जब कोई दावत होती है, कोई डिनर होता है, कोई मौका होता है, ईमान वहां पे करती है डाइट। अच्छा मैं एक्सट्रीम डाइट, खीरे निकाल लेती है और लोग कहते हैं वाओ ईमान इज सो कमिटेड, ईमान इज सो मोटिवेटेड। और ईमान अगले दिन घर में कैसे खोल लेती है डब्बे सारे के टॉप पॉप्स के पूरे बड़े पैकेट आ जाते हैं। मैं बताती हूँ, मैं अपनी तरफ से डाइट कर रही थी, वही कोई डिनर टेबल पे कुछ जहरीली नजर होती है जो मुझे नजर लगा देती है, फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मैं रात को चीट कर लेती हूँ, वरना मैं बहुत पक्की हूँ। जब मैं पक्की होती हूँ, बड़ी पक्की होती हूँ, तो वहाँ पे बार बार बीच खाने आ रहे थे, मेरे दिल करता है खा लूँ, बहुत मजे खाने थे, बट फिर मैंने कहा चलो ईद तक नहीं करूंगी। सो बेसिकली डिनर था, मैं मंटोनिया का शूट चला लाहौर में, अभी ऑलमोस्ट रैप अप हो गया, इक्का दुक्का 1-2 दिन का काम रह गया, तो उसका एक रैप अप भी सेलिब्रेशन थी, और साथ साथ नदीम बे की बर्थडे भी थी, जो इस ड्रामे के डायरेक्टर भी हैं। तो ये एक छोटा सा गेट टुगेदर जहां पे दोनों चीजों को सेलिब्रेट कर लेते हैं। वहां पर लोगों को बताने कौन कौन आए थे? हुमायूं
हमायूं, समीना, हमायूं सना, सईद बहुत प्यारे लग रहे थे। हमायूं से वेट लूज किया हुआ था, बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। True. हाँ, समीना जी हमायूं, थी। समीना, सना होस्ट थे इस डिनर के। Lots of love for all of them. और उनकी टीम मौजूद थी। सज्जल जो ड्रामे की लीडिंग लेडी है, नदीम बेग जो डायरेक्टर हैं, आसिफ जमीर और जो कास्ट में लोग थे वो वहाँ पे मैंने मौजूद थे। अजान को बहुत मिस हाँ। किया और साइमा जी को भी मिस हाँ। किया। ये अजान की किस्मत से हुआ है। आई एम अ ह्यूज फैन, मुझे गाने शाने बहुत पसंद है। मैं मुलाकात अभी हुई। तक मिल ही नहीं पाई अजान को ना, हर किसी को ऑलमोस्ट मिल चुकी हूँ, बट अजान को नहीं मिल पाई। और मोमिन को साइमा जी पसंद है, तो साइमा जी भी। इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचन नू जी करदा। सबा हमीद जी बहुत स्वीट थी। और अम्मा बड़ी खुश थी उनसे मिलके। अम्मा आप सब जानते हैं बड़ा पसंद करती हैं सबा हमीद, रुबीना अशरफ, रीना खान, बुशन सारी पूरा लॉट जो है। तो अम्मा को बड़ा अच्छा लगा मिलके उनसे। अच्छा, वहाँ पे एक आई हुई थी, क्या तो क्या अच्छा नादिर जमील थी ना। जब बाकी सारे जो लोग थे ना, ऐसे लगा था आप कजन्स के साथ हो, प्राइवेट डिनर था, वही वाइब थी, जो मर्जी बातें करो, खुल के बातें करें। पर जब नादिर जमील आई ना, मुझे हर किसी का लगा थोड़ा इंडस्ट्री वाइब आई। आपस में इंटरेक्शन में भी बहुत एक फॉर्मेलिटी, और वो ओह आप भी यहाँ पर हैं, बाकी सबका इस तरह नहीं था। बट जब वो आई ना, मुझे कहीं ना कहीं लगा वो थोड़ी प्रॉपर सी थी, तो वो अपनी साड़ी पहन के बहुत प्यारी लग रही थी। बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे लगता कि वो इंडस्ट्री वाइब्स में ऐसे फॉर्मेलिटी के साथ जरा एक तरीके से चलते हुए आना, तो वहाँ पे वो वाइब आई। सज्जल के साथ मेरा हार्ट टू हार्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग थोड़ी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ, उस तरह की बातें हैं नहीं बताने को, वैसे उनका सबकी थोड़ी थोड़ी बात करूँ, बाकी ये ना हो कि आपने इसकी बात नहीं, इसके साथ क्या था इंटरेक्शन। वैसे तो हमने इस पॉइंट को करना ही नहीं था, बट अगर कर ही रहे तो सबकी बातें कर लें। रेशम थी, रेशम जहाँ पर जाए और कंटेंट ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? रेशम बेस्ट है, पता है, शी मेक्स श्योर कि एवरी मोमेंट इज कैप्चर्ड। और रेशम आमद के हर किसी के साथ पिक्चर्स वगैरह खींच रही थी, वीडियोस वगैरह कर रही होती, तो आपको पूरा इन अ वे इवेंट रेशम के इंस्टा पे मिल ही गया होगा, तो आपने सब देख ही लिया होगा। आई थिंक सबको हमने कर लिया है। नहीं, और लोग अहमद अली भट्ट भी थे। अहमद अली भट्ट में जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है, हम एक दूसरे को वेट लॉस के ऊपर कमेंट करते, कभी कहते हैं आप पतले हो गए हो, आप पतली हो गई, हम दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो रहे होते हैं। बाकी जो आई थिंक एक ही बात है जो लोग थोड़ा जानना चाह रहे हैं, सज्जल और आसिफ जमीर देखने को मिले। अच्छा, हमें जो वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया वो बहुत मुझे कॉर्डियल लगे, बड़ा एक्सपीरियंस दोनों का इंटरेक्शन देखा हमने कि मतलब ऑब्वियस बात है, एक जो पास रहता है आपका, पेशा वो एंड हुआ, कहने की अच्छी मेमोरीज भी होती हैं। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे दे आर बोथ एक्टर्स, वो दोनों प्रोफेशनल, वो काम कर रहे हैं। एज वगैरह वाले एंगल में एक रिस्पेक्ट भी होती है, तो जिस तरह जब किसी मौका आया जहाँ पर बातचीत और थी, नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, बट ये नहीं था कि बिल्कुल अब साथ बैठ के दोनों मस्तियां कर रहे हो, उस तरह नहीं था। बट इट वाज अ नाइस गुड इंटरेक्शन जितना भी हुआ। आई गेस हमने सब कवर कर लिया फॉर ऑल द पीपल हु वांटेड। नदीम बेग की बर्थडे भी थी, हैप्पी बर्थडे। और बहुत हम उनसे अक्सर मिल चुके हैं, बट इस तरह मुझे बहुत मजा आया मिलने का, बहुत ज्यादा हमने चलो बात करते हैं। आई थिंक जितना ज्यादा टाइम होता है ना, और ज्यादा इन डेप्थ बातें कर सकते हो, तो बहुत से आपको थॉट्स वगैरह पता चलते हैं। लाहौर में होते हैं, कराची में तो लोग डिनर्स वगैरह करते रहते हैं, हमें कम मौका मिलता है। सब लोग कराची के लोग थे, तो सब लाहौर है, तो अच्छा लगा मिलके, है ना। सजल भी याद बोलती कि हम जब भी मिलते हैं, कोई अफसर होती है, इवेंट होता है, सुकून से बैठ के बात कर सकते हैं, तो मजा आया था ना। और सना के साथ मैंने 411 करना थोड़ा डिनर के बारे में। हाँ, वो रह गया, गॉसिप रहेगी, क्योंकि उसके बाद उनका जाने का टाइम आ गया था, तो वो हो नहीं सका, बट हम करेंगे। खैर, इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #what's411 #feedback corner। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।